हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस का भाग 18। बाकी के जो 17 भाग है आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस 1000 से भी ज़्यादा सीरीज कर रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना 2021 पिछली कितनी लोकपाल योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है? इसका सही जवाब है बी, 3। चलिए अगला सवाल। एकीकृत लोकपाल योजना 2021 आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निशुल्क निवारण प्रदान करेगी यदि ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा डैश की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है। इसका सही जवाब है डी, 30 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के दायरे में डैश करोड़ और उससे अधिक आकार वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। इसका सही जवाब है सी, 50 रुपए जमा। चलिए अगला सवाल। एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के उद्देश्य से आरबीआई को कितने न्याय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल। आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के लिए अपना केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र किस शहर में स्थापित किया है? इसका सही जवाब है डी, चंडीगढ़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत अपीलीय प्राधिकारी कौन होगा? इसका सही जवाब है सी, कार्यकारी निदेशक। चलिए अगला सवाल। आरबीआई का केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र का टोल फ्री नंबर यानी 14448 कितनी भाषाओं में चालू होगा? इसका सही जवाब है सी, 10। चलिए अगला सवाल। आरबीआई लोकपाल मुआवजे की अधिकतम राशि क्या दे सकता है? इसका सही जवाब है सी, 20 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल। शिकायतकर्ता के समय की हानि, किए गए खर्च और शिकायतकर्ता द्वारा झेले गए उत्पीड़न मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे की अधिकतम राशि क्या है जो आरबीआई लोकपाल दे सकता है? इसका सही जवाब है ए, 1 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल। एक समय में आरबीआई के लोकपाल या उप लोकपाल की नियुक्ति की अधिकतम अवधि क्या है? इसका सही जवाब है बी, 3 साल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है बी, आरबीआई। चलिए अगला सवाल। आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस लक्ष्य समूह के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है बी, खुदरा निवेशक। अगला सवाल। आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को डैश खरीदने बेचने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है। इसका सही जवाब है डी, सरकारी प्रतिभूतियां। चलिए अगला सवाल। आरबीआई द्वारा शुरू की गई आरबीआई आरडी योजना के तहत निवेशक एनडीएस ओएम पर सरकारी प्रतिभूतियां खरीद और बेच सकते हैं। एनडीएस ओएम का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है सी, बातचीत की गई डीलिंग प्रणाली, ऑर्डर मिलान। चलिए अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ किस प्रकार का खाता खोलना होगा? इसका सही जवाब है डी, गिल्ट खाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट योजना पर किए गए
लेन-देन के लिए भुगतान किसके माध्यम से किया जा सकता है? इसका सही जवाब है सी, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग। चलिए अगला सवाल। आरबीआई आरडी योजना पर किए गए लेन-देन का भुगतान निम्नलिखित में से किस प्रकार के खाते के माध्यम से किया जा सकता है? इसका सही जवाब है बी, बचत खाता। चलिए अगला सवाल। रिटेल डायरेक्ट गिल्ड खाता खोलने के लिए आरबीआई द्वारा कितनी फीस ली जाती है? इसका सही जवाब है डी, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट योजना के लिए एग्रीगेटर के रूप में कार्य करेगा? इसका सही जवाब है ए, सीसीआईएल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आरबीआई के साथ आरडीजी खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? इसका सही जवाब है सी, आधार संख्या। चलिए अगला सवाल। आरबीआई ने व्यक्तियों को कितने प्रकार के रिटेल डायरेक्ट गिल्ड खाता खोलने की अनुमति दी है? इसका सही जवाब है ए, दो। चलिए अगला सवाल। रिटेल डायरेक्ट गिल्ड खाते में नामांकित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ए, दो। चलिए अगला सवाल। भारत में मौद्रिक नीति संचालन कौन करता है? इसका सही जवाब है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला सवाल। भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य किसके द्वारा तय किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, केंद्र सरकार। चलिए अगला देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इसका सही जवाब है बी, सीपीआई। चलिए अगला सवाल। मुद्रास्फीति लक्ष्य को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया है? इसका सही जवाब है ए, मौद्रिक नीति समिति। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस संस्था के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है डी, आरबीआई। चलिए अगला सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? इसका सही जवाब है सी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश में आईपीओ आवेदक के बैंक खाते से तब तक डेबिट नहीं किया जाता जब तक कि उन्हें शेयर आवंटित नहीं कर दिए जाते। इसका सही जवाब है बी, एएसबीए। चलिए अगला सवाल। वह बैंक जिसे अपने ग्राहकों को एएसबीए सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बैंक के रूप में मान्यता प्राप्त है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ए, एससीएसबी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा खराब ऋण का दूसरा नाम है? इसका सही जवाब है बी, गैर निष्पादित संपत्ति। चलिए अगला। बैंकिंग लोकपाल योजना के अनुसार यदि डैश की अवधि के भीतर बैंक से संतुष्ट उत्तर नहीं मिलता है तो कोई व्यक्ति बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। इसका सही जवाब है डी, एक महीना। अगला सवाल। संयुक्त देयता समूह योजना 2006 में डैश द्वारा बटाईदारों, किराएदार, किसानों जिनके पास भूमि अधिकार नहीं है के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने की उम्मीद के साथ शुरू की गई थी। इसका सही जवाब है सी, नाबार्ड। चलिए अगला सवाल। डैश ऋणदाता ऋण स्वीकृति में तेजी लाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करके ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं को जोड़ते हैं। इसका सही जवाब है डी, पी टू पी।
चलिए अगला सवाल। डैश खुदरा ग्राहकों को मानकीकृत बीमा, बंधक और जमा खाता उत्पादों जैसे वित्तीय उत्पादों की कीमतों और सुविधाओं की तुलना करने के लिए इंटरनेट आधारित स्थान प्रदान करते हैं। इसका सही जवाब है सी, ई एग्रीगेटर्स। चलिए अगला सवाल। अकाउंट एग्रीगेटर के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता क्या है? इसका सही जवाब है बी, 2 करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल बैंकिंग में एसएमएस आधारित चैनल के रूप में कार्य करता है? इसका सही जवाब है बी, यूएसएसडी। चलिए अगला सवाल। डैश प्रमाणीकरण का दूसरा कारक है जिसे ग्राहक को मोबाइल बैंकिंग लेनदेन करने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है डी, एम पिन। चलिए अगला सवाल। डैश स्थानांतरण एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में भुगतान निर्देश है जो भुगतानकर्ता द्वारा शुरू किया जाता है, प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं। इसका सही जवाब है ए, गीरो। चलिए अगला सवाल। बैंकों की नई शाखाएं खोलना और मौजूदा शाखाओं को स्थानांतरित करना किस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है? इसका सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल। बैंकिंग आउटलेट एक निश्चित बिंदु सेवा वितरण इकाई है जो या तो बैंक के कर्मचारियों या उसके व्यवसाय संवाददाता द्वारा संचालित होती है, जहां जमा स्वीकार करने, चेक भुनाने, नकद निकासी या पैसे उधार देने की सेवाएं न्यूनतम डैश प्रतिदिन पर प्रदान की जाती है, प्रति सप्ताह कम से कम डैश। इसका सही जवाब है बी, 4 घंटे और 5 दिन। चलिए अगला सवाल। कॉरिडोर प्रणाली के तहत कौन सी दर आरबीआई द्वारा नीति दर के रूप में कार्य करती है? इसका सही जवाब है ए, रेपो रेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश तरलता व्यक्तिगत संस्थानों की उनकी देनदारियों और अन्य भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को संदर्भित करती है। इसका सही जवाब है ए, फंडिंग। चलिए अगला सवाल। डैश उस आसानी को संदर्भित करता है जिसके साथ किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उसकी कीमत में कोई महत्वपूर्ण बदलाव किए बिना अल्प सूचना पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है बी, बाजार। चलिए अगला देखते हैं। डैश केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली को प्रदान किए गए भंडार को संदर्भित करता है। इसका सही जवाब है डी, केंद्रीय बैंक की तरलता। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन डिजिधन मिशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इसलिए डिजिधन डैशबोर्ड पर डिजिटल भुगतान डेटा प्रकाशित करता है? इसका सही जवाब है सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एमएसएमई के विलंबित भुगतान और तरलता मुद्दों की समस्या को हल करने के लिए एक प्रभावी तंत्र है? इसका सही जवाब है डी, ट्रेड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना किस पर लागू होती है? इसका सही जवाब है डी, सभी पर। चलिए अगला सवाल। वर्ष 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? इसका सही जवाब है बी, 6। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। भारत में कितने सिक्के टकसाल मौजूद हैं?
इसका सही जवाब है ए 4। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे, तो आप हमारे साथ वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।